हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु एकेडमी पर। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। जो आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, उस प्रैक्टिस सेट में हम सारे के सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से करेंगे। वैसे मैं आप सभी को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर ये टॉपिक्स पढ़ाने का काम करूंगा। जब आप सभी मेरे साथ ये टॉपिक कवर करेंगे तो इनके अंदर से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। इन 10-10 क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे आपको कितना आता है। ठीक है, ये अगले पेज पे आपका सिलेबस रहा। ये सिलेबस आप सभी का कि आप लोग जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपने, और साथ ही साथ सोशल साइंस यानी हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स 10-10 क्वेश्चन यहाँ से हैं। टोटल 40 क्वेश्चन हैं, यानी लगभग 50 क्वेश्चन को मैं आप सभी को कवर कराने का काम करूंगा। इसके अंदर और भी सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बेसिक कंप्यूटर। 10 क्वेश्चन ईच से हैं, यानी 40 नंबर यहाँ से हैं। मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन है। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के 10-10 क्वेश्चन। ठीक है, और जो भी एग्जाम का लेवल होगा वो क्लास 10 तक का होगा। ठीक, तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में। इतिहास से जो जो क्वेश्चन हैं वे सभी हम कवर करने का काम करेंगे। मैं बढ़ता हूँ अगली शीट की तरफ, क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है। यानी दो व्यक्ति हैं। द वेल नोन नेम्स ऑफ आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर आर एसोसिएटेड विद हूज एरा। आर्यभट्ट की अगर मैं बात करूं तो आप सभी आर्यभट्ट के बारे में जानते होंगे। इसी आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की है। जीरो यानी शून्य की खोज किसके द्वारा की गई? आर्यभट्ट के द्वारा। अगर मैं इन्हीं आर्यभट्ट के बारे में और बातें करूं तो आर्यभट्ट के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखेंगे आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई। अभी आर्यभट्ट और वराहमिहिर, अगर वराहमिहिर की बात करूं तो एक एस्ट्रोलॉजर या फिर एक खगोल शास्त्री थे वराहमिहिर। खगोल शास्त्री यानी अंतरिक्ष से संबंध स्थापित करने की कोशिश करते थे हमारे वराहमिहिर। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना इनका टेन्योर किससे संबंधित है? तो गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया इन 319 टू 550 एडी। 319 से 550 तक भारत के ऊपर गुप्तों ने रूल किया है। इसके अंदर हम एक बहुत महान शासक पढ़ते हैं जिनका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड, इन्हीं चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर हमारे आर्यभट्ट और वराहमिहिर ये दोनों एग्जिस्ट करते थे। जब चंद्रगुप्त सेकंड की बात हो रही है तो इन्हीं को आप लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट हिंदू हु टुक अ टाइटल नेम्ड विक्रमादित्य। हिंदुओं के द्वारा धारण की जाने वाली सबसे बड़ी उपाधि है विक्रमादित्य। इसी विक्रमादित्य उपाधि को धारण किया गया था चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा। जब चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ते हैं तो इन्होंने ही भारत के अंदर प्रथम मंदिर बनवाया था, जिसको आप लोग दशावतार टेम्पल के नाम से जानते हैं। दशावतार टेम्पल। दशावतार टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया था? चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। इनके दरबार में हम लोग सबसे पहले नवरत्न देखते हैं, 9 जेम्स। वैसे तो आप सभी ने नवरत्न अकबर के दरबार में सुने होंगे, लेकिन भारतीय इतिहास में प्रथम बार नवरत्न किसके दरबार में थे? वो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? अभी अगर मैं शिवाजी की बात करूं तो ये भी एक हिंदू रूलर है। इनको हम लोग 1627 1627 से लेकर और 1680 1680 तक पढ़ते हैं। भारत के अंदर नौसेना की स्थापना, इंडियन नेवी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, नौसेना की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। कब की थी? 1678। एक जगह कोलाबा। कोलाबा है कहाँ पर? तो आप लोग याद रखेंगे कोलाबा महाराष्ट्र के अंदर है। इसी महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने नौसेना की स्थापना की थी। इन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि जब इनका जन्म हुआ था तो आप लोग एक फोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक फोर्ट है, शिवनेर फोर्ट। शिवनेर फोर्ट आज ये पुणे के अंदर पड़ता है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इनके पिताजी का नाम है शाहजी भोसले। शाहजी भोसले इनके पिताजी हैं। साथ ही साथ हम इनकी माता के बारे में पढ़ते हैं। माता का नाम है जीजाबाई। जीजाबाई किन की माता है? तो आप लोग याद रखेंगे शिवाजी। वैसे शिवाजी की 3 पत्नियां, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं कि पत्नियों के क्या क्या नाम थे। तो एक का नाम है साईबाई, दूसरी का नाम है सोयराबाई, साईबाई सोयराबाई, और तीसरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पुतलीबाई। ये 3 पत्नियां थी, इनकी थी शिवाजी महाराज की। अभी इन्हीं शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं। इनके 2 बेटे,
एक तो संभाजी महाराज, संभाजी महाराज, और एक हम पढ़ते हैं राजा राम, राजा राम। अभी इन्हीं शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं कि इनका जन्म 1627 में हुआ, लेकिन ये मुस्लिमों से लड़ने के लिए बहुत विख्यात थे, क्योंकि ये बोलते थे कि मैं पूरे भारत को भगवा या हिंदू धर्म से संप्रेषित करूंगा। लेकिन वहीं औरंगजेब भी इसी समय भारत के अंदर रूल करते थे। अभी अगर मैं औरंगजेब के टेन्योर की बात करूं तो 1658 से लेकर 1707 तक भारत के ऊपर औरंगजेब ने रूल किया, और इसी समय पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे। इन दोनों के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, तो वहीं से हमारे शिवाजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। इन्होंने पहली बार सूरत को लूटा 1664 1664 के अंदर। इसके बाद 1665 इन्होंने एक ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए जिसका नाम है पुरंदर की संधि। इसके बाद 1670 इन्होंने सूरत को दोबारा लूटा, और 1674 इन्होंने अपना कोरोनेशन राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक कराया तो कहाँ पर कराया? रायगढ़ फोर्ट, पुणे के अंदर, ये भी महाराष्ट्र के अंदर, रायगढ़ फोर्ट, रायगढ़ के किले में जब इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया, तो उसके बाद इन्होंने दो उपाधियां धारण की, एक तो छत्रपति की और एक हिंदू बादशाह की। ये दोनों उपाधियां शिवाजी महाराज के पास थी। लेकिन 1680 कर्नाटक अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो गई भाई। कर्नाटक अभियान, इन्हीं के दरबार में हम लोग पढ़ते हैं कि इनके दरबार में अष्टप्रधान बैठते थे। अष्टप्रधान, अष्टप्रधान किन के दरबार में बैठते थे? तो आप लोग याद रखेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में बैठते थे। अभी इन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, अष्टप्रधान में से एक पेशवा शब्द होता है। बाजीराव नाम सुने आप लोगों ने, बाजीराव मस्तानी, एक मूवी भी आई थी, वो इन्हीं के पेशवा थे। पेशवा अष्टप्रधान के अंदर बैठते थे। तो क्वेश्चन पूछा है शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे, रामदास इनके धार्मिक गुरु थे। अगले क्वेश्चन पाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी थी। एक्चुअली बारदोली सत्याग्रह के बाद महिलाओं ने मिलकर इनको सरदार की उपाधि दी थी, लेकिन किसके थ्रू दी थी? तो उसका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बारदोली सत्याग्रह के बाद वहां की महिलाओं के भी आप पे एक टाइटल दिया था जिसका क्या नाम है? सरदार। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्वेश्चन आता है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 31 अक्टूबर इनकी जयंती है, उसी को राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस, ये तो हमारे इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है सती प्रथा का उन्मूलन। अब ये सती प्रथा क्या है भाई? सती प्रथा है, पहले जो महिलाएं होती थी वो महिलाएं अपने हस्बैंड के साथ उनकी चिता में जल जाती थी, यानी जब उनको अग्नि देकर आते थे तो उस अग्नि में कूद जाती थी, वही सती सिस्टम कहलाता था। लेकिन बाद में ये सती सिस्टम बहुत प्रचलित हो गया, बहुत सारी महिलाएं जानबूझकर उसके अंदर कूद जाती थी अपने पति की चिता में। अदरवाइज गाँव के लोग ज़बरदस्ती भी बहुत सारी महिलाओं को इसके अंदर डाल देते थे। लेकिन इसका उन्मूलन यानी इसको एबोलिश किया गया भारत के अंदर एक व्यक्ति की सिफारिश पर। उस व्यक्ति का नाम बहुत बार आ जाता है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के कहने पर इस सती प्रथा को भारत के अंदर एबोलिश किया गया। इसी राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग याद रखते हैं कि इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता के नाम से जानते हैं। अभी जो सती प्रथा है, उसी सती प्रथा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका एबोलिशन किया कब किया था? तो इनका एबोलिशन किया गया था 1829, 1829 के अंदर। अभी यहाँ से क्वेश्चन है, उन्मूलन किया किसने? तो नाम याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत के अंदर कानून बनाया था 1829 सती प्रथा के लिए। ठीक है, इसके अंदर और बहुत सारे नाम हैं, जैसे लॉर्ड रिपन है, स्थानीय स्वशासन के जनक, स्थानीय स्वशासन के जनक, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन। अगला इसके अंदर नाम है वारन हेस्टिंग्स। इन्होंने भारत के अंदर प्रथम सुप्रीम कोर्ट बनवाया था कलकत्ता के अंदर। लेकिन इन्हीं वारन हेस्टिंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस।
कॉर्नवालिस ने भारत के अंदर एक संस्था की स्थापना की थी, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। इसकी स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, रुपया नामक सिक्का पहली बार किसने जारी किया? हु इशूड द न्यू कॉइन नेम्ड रूपी फॉर द फर्स्ट टाइम? तो भारत के अंदर पहली बार जो सिक्का है वो शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी एक व्यक्ति जिन्होंने भारत के ऊपर रूल किया है। रूल कब से कब तक किया है? 1540 टू 1545, 1545 तक इन्होंने रूल किया है। बहुत अजीब दास्ता है कि 65 साल की उम्र में एक तोप चलाने लग रहे थे, तब इनकी मृत्यु हुई थी। एक्चुअली थोड़ी सी स्टोरी इनके बारे में, अगर हमें किसी की स्ट्रगल लाइफ पढ़नी होती है तो हम शेरशाह सूरी की बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन से ही इन्होंने स्ट्रगल किया है। इनके जन्म पर थोड़ा डिस्प्यूट है। बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि भाई इनका जन्म पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था, और हरियाणा में ऐसा बताया जाता है कि इनका जन्म नारनौल के अंदर हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिताजी एक ज़मींदार थे, तो इन्होंने नौकरी करनी स्टार्ट कर दी। पढ़ाई अच्छे विद्वान थे, तो एक व्यक्ति बाहर खालोवानी उनकी बेटी को पढ़ाने लग गए। बाद में उनकी बेटी के साथ एक बार जंगल में जा रखे थे। जंगल में शेर आ गया, शेर की गर्दन को तलवार के एक वार से काट दिया। पहले हम इसको फरीद के नाम से पढ़ते थे, लेकिन जब एक वार से काटा तो उसी के बाद इनका नाम शेर खान रखा गया, और ये भारत के राजा बने शेरशाह सूरी के नाम से। 2 बैटल लड़े इन्होंने, एक बैटल ऑफ चौसा और एक बैटल ऑफ बिलग्राम। इन दोनों में जीत हासिल करने के बाद भारत के राजा बने। अभी जब ये भारत के राजा बने तो इन्होंने भारत के अंदर दिल्ली में एक इमारत का भी निर्माण कराया, पुराना किला। आप लोग एक रोड के बारे में पढ़ते हैं, जीटी रोड। उसी जीटी रोड का नाम चेंज किया गया था 1839, लेकिन इसी जीटी रोड को बनवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। पहले इसका नाम था शेरशाह सूरी मार्ग, लेकिन 1839 में ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया। ठीक है, अभी बूढ़े हो गए थे तो उस समय एक तोप चला रहे थे, उक्का नामक अग्नेयास्त्र। वो उक्का नामक अग्नेयास्त्र फट गया और इनकी मृत्यु हो गई। यानी बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक इन्होंने स्ट्रगल किया था शेरशाह सूरी। इन्होंने ही भारत के अंदर करेंसी इंट्रोड्यूस की थी, रुपया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी जी के पास बहुत सारी उपाधियां हैं, लेकिन याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको एक टाइटल दिया गया था, महात्मा। एक टाइटल और आता है बापू। तो अगर बापू के बारे में पूछे तो बापू की उपाधि किसके द्वारा दी गई? सुभाष चंद्र बोस। एक और टाइटल आता है राष्ट्रपिता। अगर मैं राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन की उपाधि के बारे में बात करूं तो ये किसके द्वारा दिया गया? तो नाम याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इनको एक टाइटल दिया था राष्ट्रपिता। अगले टाइटल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो अगला टाइटल है इनका मलंग बाबा। मलंग बाबा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो खुदाई खिदमतगार। एक व्यक्ति है खुदाई खिदमतगार, इन्होंने मलंग बाबा नाम से संबोधित किया था। किनको? तो महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन आता है कि हाफ नेकेड पर्सन, अर्धनग्न फकीर, महात्मा गांधी को किसने बोला था? तो एक व्यक्ति विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, इन्होंने एक टाइटल दिया था अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी गई थी इसके द्वारा, तो आप याद रखेंगे विंस्टन चर्चिल के द्वारा। अभी इन्हीं के बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि आगे आने वाली पीढ़ियां ये बिलीव नहीं करेंगी कि बिना हाड़ मास का आदमी ऐसे धरती पर चला था। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का कथन है महात्मा गांधी को लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अगर मैं मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बारे में बात करूं आपसे तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 की। किसने थी? तो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अभी इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दिया गया। आज इसको आप लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, लेकिन एक बात और याद करने योग्य है कि इसका नाम चेंज कब किया गया? तो 1921 के अंदर मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? पूर्ण स्वराज, फुल गवर्नेंस। ये पूर्ण स्वराज है, ये जवाहरलाल नेहरू की मांग है। एक्चुअली क्या हुआ था, इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ने भारत का संविधान बना दिया था 1928, जिसको आप लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट बनने के बाद लाहौर में ये कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने बोल दिया कि भाई
हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए क्योंकि मेरे पिताजी ने संविधान बना दिया। तो आंसर तो लाहौर 29 हो गया। लेकिन याद रखना, इन्होंने रावी नदी पर 26 जनवरी को झंडा फहराया था और उसी 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस बनाया गया। अगर पूछा पूर्ण स्वराज दिवस कब बनाया गया तो याद रखेंगे 26 जनवरी। हमारा संविधान आप लोगों ने देखा कि हमारा संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमने इम्प्लीमेंट कब किया? 26 जनवरी को, क्योंकि कांग्रेस हर वर्ष इसी 26 जनवरी को 1929 से लेकर और 1949 49 तक क्या बनाती थी? इंडिपेंडेंस डे। लेकिन इसको चेंज करके हमने क्या नाम कर दिया? गणतंत्र दिवस, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। तो इसी कारण 26 जनवरी को हमने अपना संविधान लागू किया, ना कि 26 नवंबर को। तो याद रखेंगे लाहौर 1929 पूर्ण स्वराज की मांग के बारे में ये भी बात याद रखेंगे कि मांग की किसने थी? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अभी बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में सर्वप्रथम कौन महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला था? अभी इन सभी की मैं उपाधियां लिख दूं, आप सभी को सारी की सारी याद हो जाएंगी। जैसे अगर मैं श्रीगुप्त की बात करूं तो इन्होंने टाइटल धारण किया था महाराज। महाराज की उपाधि किसने धारण की? श्रीगुप्त ने। अगर मैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करूं तो इन्होंने टाइटल धारण किया था महाराजाधिराज। तो इसका आंसर ये हो गया महाराजाधिराज। अगर मैं समुद्रगुप्त की बात करूं तो इन्होंने टाइटल धारण किया था विक्रमांक। विक्रमांक की उपाधि किन्होंने धारण की थी? समुद्रगुप्त को। इन्हीं को भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं। अभी एक क्वेश्चन और आता है, विक्रमादित्य की उपाधि। विक्रमादित्य की उपाधि किन्होंने धारण की थी? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, तो आंसर तो आपको पता चल गया, चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने अशोक का इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर लिखा है? अभी अशोक का इतिहास हमें कैसे कैसे पता चलता है? तो अशोक एक शैव धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, यानी इन्होंने भोले या फिर शिवजी महाराज को मानने का काम कराया था। अभी इन्हीं शिवजी के अनुयायी थे, तो इन्होंने एक बैटल लड़ा था, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 बीसी के अंदर लड़ा था और इसके अंदर लगभग 1.5 लाख आदमी मार दिए थे। इसके बाद इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कराकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। जैसे ही बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो इन्होंने बातें लिखना स्टार्ट किया अभिलेखों में। अभिलेख कितने तरीके के थे? तो 3 तरीके के थे। कौन कौन से थे? तो याद रखेंगे, एक तो था स्तंभ लेख यानी पिलर एडिक्ट, स्तंभ लेख। दूसरे हैं गुहा लेख यानी केव एडिक्ट, गुहा या गुफा भी बोलते हैं आप इसको, गुहा लेख। तीसरे हैं स्टोन एडिक्ट यानी शिलालेख। इन 3 चीजों पर बातें लिखवाई थी अशोक ने, शिलालेख, गुहालेख और स्तंभलेख। अभी इन्हीं बातों के बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर जो बातें थी वो 4 भाषाओं में लिखी गई थी। 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो याद रखेंगे, एक तो भाषा ब्राह्मी, दूसरी है खरोष्टी, तीसरी है यूनानी और चौथी है अरामिक। इन 4 भाषाओं के अंदर इन अभिलेखों को लिखवाने का काम करा था अशोक ने। बाद में इन अभिलेखों को पढ़ने में जो उपलब्धि हासिल हुई वो 1837 में किसको उपाधि हासिल हुई? तो जेम्स प्रिंसेप। इनको पढ़ने का काम किया था जेम्स प्रिंसेप ने। ऐसा भी बताया जाता है कि अशोक के द्वारा एक शहर की भी स्थापना की गई थी। जैसे आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक शहर पढ़ा, श्रीनगर। अगर क्वेश्चन पूछे श्रीनगर शहर के संस्थापक कौन, तो श्रीनगर शहर की स्थापना अशोक ने की थी। वैसे अशोक भारत के राजा बने थे अपने 99 भाइयों की हत्या करके। 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। वैसे ये टोटल 101 भाई थे, लेकिन एक भाई छोड़ दिया था 30 और एक अशोक, ये 2 बच गए थे। अदरवाइज 99 की हत्या कर दी थी अशोक ने। जब 99 की हत्या की, 99 की, तो भारत के राजा बने थे। अब इनकी हत्या की थी चाणक्य का एक शिष्य था राधागुप्त, उसकी सहायता से इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अभी इन्हीं अशोक के बारे में पूछा गया है कि जो अशोक है वो अशोक कलिंग का युद्ध तो लड़े ही थे, साथ ही साथ उन्होंने अपना धर्म भी चेंज कर लिया था। जैसे वो पहले शैव धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना धर्म कौन सा बना लिया? तो इन्होंने अपना धर्म, अशोक ने जो अपना धर्म बनाया था वो था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था अशोक ने। ठीक है, तो इतिहासकारों ने अभिलेखों पर के आधार पर इनका इतिहास बताया। उनका नाम है R.D. भंडारकर। R.D. भंडारकर को याद रखेंगे। ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। आशा करूंगा आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।